हेलो एवरीवन। मैं तनु, रोल नंबर 2117 और मैं आज आपको प्रेजेंट करने जा रही हूँ। मेज़र थ्योरी का एक टॉपिक होता है हमारे पास में, मेज़रेबल फंक्शन, और उसमें ही जब हम आगे रीड करते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो एक डेफिनेशन आती है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में, और प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक प्रॉपर्टी इज सेट टू होल्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ए सेट एस। मतलब किसी प्रॉपर्टी को हम किसी सेट के एलिमेंट्स के ऊपर कहेंगे कि वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड हो रही है इफ़ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ एस, मतलब कि एस के उन पॉइंट्स का सेट वेयर इट फेल्स टू होल्ड, जहाँ पे इसका होल्ड होना फेल हो जाए, इज़ अ सेट ऑफ मेज़र ज़ीरो, वो सेट ज़ीरो मेज़र का हो जाए। मतलब कि एस है जैसे, और एक प्रॉपर्टी है हमारे पास एफ इज़ इक्वल टू जी की प्रॉपर्टी है। अब एस के कुछ पॉइंट्स पे तो ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही। तो जिन पॉइंट्स पे प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही, उन पॉइंट्स का जो हम सेट बनाएंगे सेपरेट, उसकी मेज़र हमारे पास में ज़ीरो होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी है। ठीक है। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सी थ्योरम आती है। इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर f और g हमारे पास में कोई भी दो फंक्शंस हैं, लेकिन दोनों फंक्शंस को कॉमन डोमेन e पे डिफाइन किया गया है, और ये फंक्शंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी ऑन e एंड दैट प्रॉपर्टी इज f इज इक्वल टू z, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और इसने दे रखा है कि अगर z मेजरेबल है तो ऐसी कंडीशंस में f भी मेजरेबल हो जाएगा। तो हमने इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या किया, इस e के एलिमेंट्स के हमने दो सेट बना लिए। पहला सेट तो हमने उन पॉइंट्स का बनाया जिस पे ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, और दूसरा सेट उन पॉइंट्स का बनाया E2 सेट जिन पे ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। मतलब कि E के वो एलिमेंट्स फॉर विच एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स। उसके बाद अब देखो, ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो E2 है उसकी मेज़र तो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। और अगर हम देखें, मतलब कि E1 में वो पॉइंट्स हैं जिन पे एफ एक्स जी एक्स के इक्वल है, और E2 में वो पॉइंट्स हैं जिन पे एफ एक्स जी एक्स के इक्वल नहीं है। तो अगर हम देखें तो E1 और E2 में कोई भी पॉइंट कॉमन पॉइंट भी नहीं होंगे, और अगर E1 E2 की यूनियन लें हम, तो हमारे पास में पूरे का पूरा हमारा E कवर हो जाएगा, हमारी डोमेन कवर हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा E इज़ इक्वल टू E1 यूनियन E2। एंड देन अब देखो हमारे पास में क्या है, सबसे पहले अगर अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर है लेते हैं हम, और हम एक सेट कंसिडर करते हैं, और उस सेट का नाम रखा है ए, और ए में ई के वो एलिमेंट्स आते हैं जिसके लिए फंक्शन ग्रेटर देन अल्फ़ा है। अब हमें पता है कि मेजरेबल होने के लिए किसी भी फंक्शन को जो हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, और जो मैंने सेट ए बनाया है ये उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी है, तो मतलब अगर ये ए जो है सेट हमारे पास में ये मेजरेबल बन जाए, तो हमारा फंक्शन भी जो है ना वो मेजरेबल फंक्शन हो जाएगा। अब देखो E1 भी हमारे पास E से आया है, और E2 भी E से ही आया है, और A भी E का ही सबसेट है। तो अगर हम A को A इंटरसेक्शन E की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो A है वो तो E का ही सबसेट है। उसके बाद E को लिख दिया हमने E1 यूनियन E2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात कर रही हूँ मैं। और उसके बाद इसको मैंने अंदर ओपन कर दिया, मतलब कि A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2। अब हमें पता है कि दो जो मेजरेबल फंक्शंस होते हैं उनकी यूनियन भी एक मेजरेबल सेट ही होती है, दो मेजरेबल सेट्स की यूनियन एक मेजरेबल सेट ही होती है। सो इट्स, अब हम फर्स्ट इक्वेशन में ये प्रूव कर दें कि अगर हमारे पास में जो A है, मतलब कि A इंटरसेक्शन E1 और A इंटरसेक्शन E2 ये मेजरेबल बन जाए, तो हमारे पास में A मेजरेबल आ जाएगा। अब देखो A इंटरसेक्शन E2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, A इंटरसेक्शन E2 किस में कंटेंट होगा, E2 के अंदर कंटेंट होता ही है, और E2 की मेज़र जो है हमारे पास क्या है, ज़ीरो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वजह से इसकी ज़ीरो है। तो आउटर मेज़र या मेज़र जो है A इंटरसेक्शन E2 की भी ज़ीरो हो जाएगी।
अब ए इंटरसेक्शन E2 की मेज़र लेस एंड इक्वल टू 0, लेकिन हमारे पास में मेज़र हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है। तो मेज़र ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटरसेक्शन E2, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों कंडीशन से हमारे पास में क्या आ जाएगा कि ए इंटरसेक्शन E2 की जो मेज़र है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। अब दूसरी बात, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए इंटरसेक्शन E1 भी मेजरेबल है तो कंडीशन और भी अच्छी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएगी हमारे पास में। तो अगर हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन E2 को हम E1 को हम क्या लिख सकते हैं, ए हमने जो सेट बनाया हुआ है E के उन एलिमेंट्स का जिसके लिए f(x) ग्रेटर देन अल्फ़ा है, और E1 में E के उन एलिमेंट्स की कलेक्शन जिसके लिए f(x) gx के इक्वल है। अगर इन दो एलिमेंट्स को इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे पास में एक सेट बन के आता है जिसमें E के उन एलिमेंट्स की कलेक्शन है जिसके लिए gx ग्रेटर देन अल्फ़ा है। और अब ये जो सेट है हमारा, ये आ जाता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन E1 के इक्वल। और ए इंटरसेक्शन E1 के इक्वल अगर ये आ गया और gx हमारे पास में मेजरेबल फंक्शन है, तो जो सेट बना है ये भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल ही हो जाएगा। और अगर ये मेजरेबल हो गया तो ए इंटरसेक्शन E1 और ए इंटरसेक्शन E2 दोनों के दोनों हमारे पास सेट्स मेजरेबल हो गए। तो इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इन दोनों की यूनियन ए के इक्वल है, तो ए मेजरेबल हो गया, और ए मेजरेबल हो गया तो फंक्शन भी मेजरेबल हो गया। मतलब कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास में कोई भी दो फंक्शंस हैं जो एक कॉमन डोमेन पे डिफाइंड हैं और उनमें से अगर कोई भी मतलब कि एक फंक्शन अगर मेजरेबल हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास में दूसरा फंक्शन भी मेजरेबल हो जाएगा अगर वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी ऑन ई को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि f और g दोनों के दोनों फंक्शंस ही सेम डोमेन D पर डिफाइंड हैं। ठीक है, f और g हमारे पास में दोनों ही फंक्शंस डिफाइंड हैं, E पर डिफाइंड हैं। ठीक है, और फिर ये बोल रहा है कि f और इज इक्वल टू g मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब अगर f और g कॉन्टिन्यूस हैं तो ये हमसे चाहता है कि f और g दोनों के दोनों ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी को थ्रू आउट ई सेटिस्फाई करें। मतलब कि ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी ना रह के ये f और g ई के हर एक पॉइंट पे क्या करें, कोइंसाइड करें। अब कोइंसाइड करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये किसी x0 पॉइंट, ई का x0 ऐसा पॉइंट है जिस पे ये कोइंसाइड नहीं करते। अगर ये मतलब कि इस पे कोइंसाइड नहीं करेंगे तो मतलब कि fx और gx की x0 पे वैल्यू इक्वल नहीं होगी, और x0 ई का आर्बिट्रेरी पॉइंट है। अब फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस, f भी और g भी कॉन्टीन्यूस, और हमें पता है दो कॉन्टीन्यूस फंक्शंस का डिफरेंस भी कॉन्टीन्यूस होता है, तो f माइनस g भी कॉन्टीन्यूस हो जाएगा एट द पॉइंट x0। अब x0 पे कॉन्टीन्यूस है तो हम कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन से या एक रिज़ल्ट हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है और हमारे पास f(x0) gx0 के इक्वल नहीं है, तो मतलब f माइनस g x0 पॉइंट पे 0 के इक्वल नहीं होगा। अब अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, हमें पता है कि जब हमारे पास में कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और जिस पॉइंट पे वो कॉन्टीन्यूस है उस पॉइंट पे अगर वो फंक्शन 0 नहीं है तो हमें उस पॉइंट की एक नेबरहुड ज़रूर मिल जाती है जो क्या करती है कि उस नेबरहुड के अंदर हमारे पास में उस फंक्शन का एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होता जिस पे फंक्शन 0 हो जाएगा। तो हमने इस x0 के नेबरहुड को n ऑफ x0 से क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। अब n ऑफ x0 से अगर हमने इस फंक्शन की मतलब इस पॉइंट की नेबरहुड को डिनोट कर दिया तो इसमें क्या आएंगे, ई के वो एलिमेंट्स जिस पे f(x) gx0 के इक्वल नहीं है, मतलब कि f(x0) 0 नहीं हो रहा है हमारे पास इस पॉइंट पे भी। अब ये जो नेबरहुड होता है हमारे पास में, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरवल ही होता है, और इंटरवल की लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकती है। मतलब कि लेंथ 0 कभी नहीं होती, ना ही लेंथ नेगेटिव होती है, तो इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अब हमारे पास में इस सेट के ऊपर ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो इससे ऑलमोस्ट एवरीवेयर की प्रॉपर्टी से इसकी मेज़र क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन ये तो हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, क्योंकि सेम इंटरवल पे मेज़र जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है और सेम इंटरवल पे मेज़र 0 आ रही है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, बिकॉज हमारी अजम्पशन इज़ रॉन्ग।
अब जो नेक्स्ट थ्योरम है वो कहती है कि अगर ई मेजरेबल सेट है और मेज़र ऑफ ई जो है वो फाइनाइट है, तो अगर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है एफ एन जो कन्वर्ज कर रही है ऑलमोस्ट एवरीवेयर टू एफ ऑन ई, एफ पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर रही है हमारे पास में ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, और एफ जो है वो मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो हमें प्रूव करना है कि दिए गए एप्सिलॉन और डेल्टा के बदले में हमारे पास एक मेजरेबल सेट ए विच इज़ अ सबसेट ऑफ ई एग्जिस्ट करेगा जिसकी मेजर तो डेल्टा से लेस होएगी, और अगर हम एफ एन एक्स का मतलब जो सीक्वेंस है उसकी टर्म्स का इस फंक्शन से डिफरेंस निकालें दैट इज़ लेस देन एप्सिलॉन आई और एक्स की वैल्यू ई माइनस ए से बिलोंग करें। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले एक सेट को कंसिडर करते हैं और उस सेट का नाम हमने रख दिया है जी एन। जी एन क्या रख दिया है हमने उस सेट का नाम। जी एन के अंदर हमारे पास में ई के वो पॉइंट्स आते हैं जिसके लिए एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है। ठीक है, अब देखो अब इस सेट को हम मेजरेबल कहेंगे आगे चल के। क्यों कहेंगे, देखो फंक्शन की सीक्वेंस जो है वो मेजरेबल्स की है, फंक्शन भी मेजरेबल है, दो मेजरेबल्स का डिफरेंस भी मेजरेबल होता है और मेजरेबल का मोड भी मेजरेबल होता है। तो हमारे पास में टोटल जो जी एन सेट बना वो मेजरेबल बन गया। अब क्योंकि एफ एन्स एंड एफ्स आर मेजरेबल हैं तो हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, ई के को डिफाइन कर दिया। ई के में यूनियन बनी एन इज इक्वल टू के टू इन्फिनिटी एंड जी एन, और ये सेट अगर हमने ऊपर से जैसे कि देखा है तो इसको देखिए तो क्या बन जाएगा, ई के वो पॉइंट्स जिसके लिए एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है और सम एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। अब देखो हमारे पास में जो ई के की सीक्वेंस है वो शुरू होएगी एन इज इक्वल टू के से। अगर हम के को 1 लेते हैं तो ये 1 से शुरू होगी, 2 लेते हैं तो 2 से शुरू होगी। इसका मतलब जो सबसे पहले एन इज इक्वल टू 1 के लिए सीक्वेंस बनी वो हमारे पास जो है कंटेन करती है E2 को। सिमिलरली E2 कंटेन करेगी E3 को। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमारे पास में डिराइव होके यहाँ से आ जाएगी। अब अगर हमें ये प्रूव करना है कि जो भी ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनी है इसका इंटरसेक्शन जो है वो 5 के इक्वल है, तो हमने कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया x कह लीजिए, और वो जो x एलिमेंट है वो हमने उठाया इस इंटरसेक्शन से। अब इंटरसेक्शन में तो मतलब वो हर एक ई के अंदर होगा, हर एक ई के अंदर होगा तो वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा जो ई के सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी जो मेज़र है, अगर हम इस पर वो टेस्ट अप्लाई करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस वाला, तो हमें क्या मिल जाएगा कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड मेजर ऑफ ई एन जो है किसके इक्वल हो जाएगी, मेजर ऑफ इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन के इक्वल। दिस इज इक्वल टू मेजर ऑफ 5 होती है क्योंकि ये इंटरसेक्शन हमारे पास 5 के इक्वल है। तो हैंस जो हमारे पास डेल्टा है उसके लिए हमारे पास एक इंटीजर एन एग्जिस्ट कर गया कि जिसकी मेजर जो है वो लेस देन डेल्टा है फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल्स जो में है एन के लिए। अगर पर्टिकुलरली देखें तो ई एन के लिए ही ये डेल्टा से कम आ गई है। ठीक है, तो अगर हमने जो सेट जिसके लिए आ रही है ज़्यादा उसी सेट को हम ई एन सेट बनाएं और उसमें से ए के सारे एलिमेंट्स को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट इज़ ई माइनस ए। तो हमारे पास में मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन आ सकता है या लेस देन एप्सिलॉन आ सकता है। तो अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें कि मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ए एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए। ठीक है, अब इस नेक्स्ट थ्योरम को देखने से पहले एक डेफिनेशन देखेंगे, और वो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जो ई पे डिफाइंड है उसको हम कहेंगे कि वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर रही है किसी फंक्शन एफ को, अगर लिमिट एन इन्फिनिटी को टेंड करे तो एफ एन एक्स जो है वो एफ एक्स को टेंड कर जाए और एक्स की वैल्यू जो है ई माइनस ई वन से बिलोंग करे, और हमारे पास जो ई वन है वो ई में कंटेंड हो और मेजर ऑफ ई जो है वो 0 के इक्वल हो जाए। अब थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर ई हमारे पास में कोई भी मेजरेबल सेट है और उसकी मेजर जो है वो फाइनाइट है और एफ एन जो है वो सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शंस की जिसको कन्वर्ज करती है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई या टू अ रियल नंबर रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एफ ऑन ई।
अब हम क्या करते हैं, तो गिवन जो एप्सिलॉन और डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, तो हमें उसके बदले में एक सबसेट मिलेगा ए का, जो मेजरेबल होगा, जो ई में कंटेंट होगा, उसकी मेज़र जो है फाइनाइट होगी। और बिल्कुल पिछली थ्योरम जो मैंने पढ़ाई है उसके जैसी ही स्टेटमेंट है इसकी। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो r की पावर n से होता है और कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं कि अब ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो है कन्वर्जेंस है इसके अंदर, तो हम ई के उन एलिमेंट्स के सेट को अलग कर लेते हैं जिसमें एफ एन एक्स एफ एक्स को कन्वर्ज नहीं कर रही। अगर एफ एन एक्स एफ एक्स को कन्वर्ज नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे फिर, अपने पास में हमारे पास में दूसरे बड़े रास्ते हैं कि हमने मान लिया कि हमने f जो है उन एलिमेंट्स की कलेक्शन बना ली जिस पे ये इसको कन्वर्ज नहीं कर रही है, तो मेज़र जो है इस f की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और एफ एन एक्स एफ एक्स को टेंड हो जाएगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन x बिलोंग्स टू e माइनस एफ, दैट इज़ E1। अब हमने जो लास्ट थ्योरम अभी प्रूव की है उसको अप्लाई करते हैं और हमें मिल जाएगा A1 विच इज़ कंटेंड इन E1 विद मेजर ऑफ A1 इज़ लेस देन डेल्टा एंड इंटीजर। कह सकते हैं हम मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E माइनस A1 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू n। नाउ अब हमें जानते हैं कि जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो क्या बनेगा, E माइनस ए कह लीजिए, E माइनस ए एंड इज इक्वल टू समेशन में नहीं आएगा, अभी अप्लाई नहीं होएगा। अभी हमने क्या किया कि जो हमारे पास A1 आया और F आया उसकी यूनियन से एक A को बना लिया हमने, और M ऑफ A इज इक्वल टू M ऑफ A1 प्लस M ऑफ F हो जाएगा। और M ऑफ A1 की बात करें तो ये क्या है हमारे पास में प्लस में 0 M ऑफ A1, और E माइनस ए की बात करें तो क्या आएगा, E माइनस A1 यूनियन F। अब इसी को हम कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ आ जाएगा E ऑफ A ऑफ X। अब देखो उसके बाद हमने क्या करा कि जो इसको लिखने के बाद हमारे पास में क्या आ गई, मेज़र ऑफ जो ए है वो आ गई E1 माइनस A1। ठीक है, मतलब कि हमने E माइनस ए को E1 माइनस A1 के इक्वल प्रूव कर दिया और एक जो ये चाहता था वो भी हमने ढूंढ दिया, ए मेजरेबल जो सबसेट है ई का, और इस थ्योरम को भी प्रूव कर दिया। मतलब कि E माइनस ए E1 माइनस A1 की इक्वल हो गया, तो आगे तो पूरी रिजल्ट सेम ही है, तो इसलिए हमारे पास में ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है। थैंक यू।